चलिए बाबू, आज फिर से आपको स्वागत है पाथफाइंडर क्लास में। और मैं आज आपको +2 के लिए कलेक्टिव नाउन पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने 2 पढ़ा चुका है। आप इसके पहले वाले वीडियो में देखेंगे कि प्रॉपर नाउन मैंने पढ़ा दिया है और कॉमन नाउन पढ़ा दिया, और दोनों का फैक्ट भी पढ़ा दिया है, और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं कलेक्टिव नाउन। हेडिंग बनाते हैं तीसरा, जो होगा कलेक्टिव नाउन। ये तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। चलिए इसको आज हम समझते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो कहेंगे it denotes a group or collection of person, place और thing। ठीक है, यानी यह एक समूह होगा। वो किसका समूह होगा? व्यक्ति का समूह हो सकता है, वस्तु का समूह हो सकता है, स्थान का, माने समूह होगा जब भी होगा। हिंदी में लिखेंगे नामों में से ऐसा नाम जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मैं कह दूं टीम। अब आप टीम का मतलब क्या समझ रहे हैं? टीम का मतलब होता है कि अब खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं। एक खिलाड़ी को तो प्लेयर कहेंगे, लेकिन जब वही एक से अधिक खिलाड़ी एक साथ आ जाए तो उनको हम एक नाम देंगे और उसको कहेंगे टीम। उसी तरह है जूरी। जूरी ये क्या है बाबू? जूरी अगर बात कहें तो ये होता है न्यायिक खंडपीठ, यानी एक से अधिक जज जब एक साथ रहते हैं तो उनको हम लोग जूरी कहते हैं। अगला है कमेटी। कमेटी यानी समिति। आप अभी अभी दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा मनाने वाले हैं और उसमें एक समिति बनाएंगे। समिति एक आदमी से नहीं बनता है, 2 आदमी से नहीं बनता है। उसमें क्या होता है? एक कैशियर होता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो कम से कम 3 आदमी, यानी एक से ज्यादा लोग जब बन जाते हैं तो ग्रुप हो जाता है। तो ये कमिटी भी एक ग्रुप है। उसी तरह हर्ड, HERD, हर्ड मतलब होता है समूह होता है, जानवरों के समूह को कहते हैं बंच। अब इस पर मैं सिखाऊंगा आपको बंच क्यों समूह है। बंच मतलब गुच्छा होता है किसी चीज का, है ना जी? है कि नहीं? अब उसी तरह मैं कहूं फर्नीचर। फर्नीचर, अब बताओ बाबू, फर्नीचर फर्नीचर जो है,
अगर चेयर सिर्फ कह दो तो आप तो चेयर नाम ही दे देंगे, टेबल कह दो तो टेबल नाम दे देंगे, लेकिन जब वो एक साथ रहेगा तो फर्नीचर हो जाता है, तो वो भी एक समूह ही है। उसी तरह अगर मैं कहूँ पीजेंट, पीजेंट मतलब होता है किसानों का समूह, ठीक है ना। उसी तरह होता है जेंट्री, जेंट्री नेक लोगों का समूह। उसी तरह होता है केवेलरी, केवेलरी अश्व सैनिक, घुड़सवार सैनिक, ठीक है। उसी तरह आर्मी होता है बाबू, आर्मी होता है। उसी तरह आप चाहो तो लॉगेज हो जाएगा, तो केटल हो जाएगा यानी मवेशी, है कि नहीं। तो ये जो चीज है ये सब ग्रुप हैं, और ये ग्रुप ऐसे कहने से दिखते नहीं हैं, लेकिन हैं ये ग्रुप ही। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं आप समझ गए। अब इतना से अगर काम चलने वाला होता तो मैं आपको इतना ही पढ़ाकर बंद करता, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना पढ़कर हम लोग इससे कुछ नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ इतना सीख पाएंगे कि कलेक्टिव नाउन कहते किसे हैं, और वो सीखने से आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, न 12 के क्वेश्चन बनेंगे, न एयरफोर्स के, न एसएससी के, न एनडीए के, किसी का, न बैंक पीओ का, न बैंक का क्लर्क का, किसी का भी नहीं बनेगा। तो इससे आगे हमें सीखने की जरूरत है। वो क्या सीखेंगे, मैं क्या बताने जा रहा हूं, क्योंकि इतना तो आपको सर पढ़ाए ही होंगे। जो नहीं पढ़ाते हैं उसके लिए आपको आरंजन से पढ़ने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं क्या है। यहां हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक के भी भेद होते हैं, जिसे आज मैं जो पर्दा है इस पर आज उठाने जा रहा हूं और आप समझेंगे। तो कितने होते हैं, तो हो जाएंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। उसमें क्या होता है, तो पहला जो होता है उसका नाम देते हैं जेनेरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जो इसका 2 नंबर हो गए यानी बी नंबर हो जाएगा ग्रुप, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और जो सी नंबर हो जाएगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो ये 3 तरह के आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब जब इसको पढ़ लोगे ना बाबू, तब आप फिलर बनाओगे, फिल इन द ब्लैंक्स बनाओगे, फिलर बनाओगे, एरर पकड़ लोगे, यानी जितनी तरह के, जिस तरह से भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारा चीज आप यहाँ से बना देंगे, लेकिन ये पढ़ने के बाद। अब मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, और एक एक के पर जो राज है, जो पर्दा है, उसको हटाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन में ही काइंड्स पर इसके। आपसे एक बार फिर वही रिक्वेस्ट है कि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए बस इतना ही करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। जिसको अंग्रेजी की ज़रूरत होगी वो खुद पढ़ने लगेगा। बस आप इतना करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए, तो कलेक्टिव नाउन का जो पहला नाउन है वो जनरलाइजिंग है,
generalizing collective noun। जेनराइजिंग कलेक्टिव नाउन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो जेनराइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है? हो जाएगा नाउन दैट इज मेड ऑफ अ नाउन दैट इज मेड ऑफ a noun that is made of different kinds of different kinds of members is called generalizing collective noun। ठीक है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। हिंदी में इसको लिखते हैं नामों में से ऐसा नाम जो भीड़ या समूह तो हो परंतु उसका निर्माण अलग अलग के सदस्यों के मिलने से होता हो उसे जेनेरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, ये जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है ये अलग अलग प्रकार के सदस्य से मिलकर बनते हैं, लेकिन होता क्या है कि इनका निर्माण जो होता है ना, ये अलग अलग प्रकार के सदस्य के मिलने से होता है। जैसे मैं कहूं, ध्यान से देखो, क्रोकरी, मान लो मैं कहूं लॉगेज, मान लो मैं कहूं फर्नीचर, मान लो मैं कहूं ग्रोसरी etc कर देते हैं। पहले बात को समझेंगे। जैसे क्रोकरी का हिंदी होता है बर्तन। अब बताओ, ध्यान से आप देखो बाबू, अगर कहीं आपको ऐसे मिल जाए और तो कहेंगे कि ये कप है कि नहीं? अगर ऐसे मिल जाए तो कहेंगे कि ये क्या है? पेन है। बात समझने की जरूरत है। अगर मान लो किसी के साथ ऐसे चीजें मिल जाएं तो कहेंगे कि ये कलछुल है। लेकिन जब ये एक साथ मिल जाए तो इसका नाम आप या तो अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्रोकरी और हिंदी में बोलेंगे तो बर्तन। तो आप बताइए कि ये अलग अलग प्रकार के सदस्य हैं या नहीं? तो ये अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिला हुआ है। जैसे लॉगेज में क्या होता है? सामान होता है, अलग अलग प्रकार की चीजें होती है।
अब आप समझ गए होंगे कि ये जो शब्द हैं, यानी ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो ऐसे शब्द हैं जो ग्रुप तो हैं लेकिन अलग अलग के प्रकार के सदस्यों से मिलने से इनका निर्माण हुआ है। अब रहा बात, मैं यहीं से इसका राज खोलने वाला हूं। तो पहले इसको देखते हैं, फैक्ट्स ऑफ जेनेरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। देखिए पहला, जेनराइजिंग कलेक्टिव नाउन का फैक्ट क्या होता है, तो याद रखिए यह सिंगुलर होता है तथा सिंगुलर वर्ब लेता है। पहला इसका यही फैक्ट है कि ये क्रोकरी जो शब्द है बाबू, ये ऑलरेडी सिंगुलर है और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। क्लियर। दूसरा इसका जो फैक्ट है, ध्यान देना है, इनके साथ चाहे इनके अंत में डायरेक्ट इनके अंत में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। यानी आप समझने की बात करेंगे, यानी कहीं आपको क्रोकरीज मिल जाए, इसका मतलब ये गलत है। यानी लॉगेजेज मिल जाए तो गलत है, फर्नीचर्स मिल जाए तो गलत है। ये आप समझने की जरूरत है आपको, क्या कि ये जब भी रहेगा किस फर्म में रहेगा, तो सिंगुलर फर्म में रहेगा, इसका प्लुरल फर्म नहीं हो सकता। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाए कि फर्नीचर्स आर ओल्ड, तो देखो बाबू यहाँ दो गलतियां हैं, एक गलती तो ये है और दूसरी गलती ये है, यानी ये वाक्य आपका क्या है, गलत है। क्लियर है ना। इसका सही क्या होगा, तो होगा फर्नीचर इज ओल्ड। समझ गए होंगे कि आप इसमें क्या नहीं लगा सकते हैं, एस या एस नहीं लगा सकते। मशीनरी इज वेरी ओल्ड, द मशीनरी इज वेरी ओल्ड। क्लियर है ना। इसमें आर्टिकल द आप लगाते हैं, लगा सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके साथ जो चीज है वो मेन चीज है, यहाँ से एरर देता है। इसको समझना है कि यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है और इसके अंत में न यस लगाएंगे न यस लगाएंगे। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं इसी के दूसरे नाउन के तरफ, जिसका नाम है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। समझ पा रहे हैं आप मुझे? चलिए अच्छी बात है अगर समझ पा रहे हैं तो। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है, या दिक्कत नहीं होगा बाबू, आप वीडियो को सिर्फ पॉज करो और इसको बनाओ, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अगला है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब ये क्या है, अ नाउन दैट इज मेड ऑफ
a noun that is made of the same kinds of members. Same kinds of members is called group collective noun। इसका हिंदी भी लिख देते हैं। नामों में से ऐसा नाम नामों में से ऐसा नाम जो भीड़ या समूह तो हो, परंतु उसका निर्माण एक ही तरह के सदस्यों के मिलन से होता हो। ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आइए अब इसको पहले देखते हैं। जैसे पुलिस, बताइए अगर किसी जगह जाइए और कोई आदमी खड़ा है और वो वर्दी में है तो आप पुलिस, एक को पुलिस कहिएगा, दूसरे को क्या कहिएगा? पुलिस। लेकिन मैं और आप वहां जाएंगे तो हम लोग को किसी दूसरे नाम से बुलाया जाएगा, यानी समझने की जरूरत है। तो पुलिस जो है उसी तरह पीजेंट्री है, यानी इसमें कृषक वर्ग आएंगे, आप नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। उसी तरह के भेलरी है, अश्व सैनिक जिसको घुड़सवार सैनिक बोलते हैं, इसमें आर्मी नहीं आएगा। उसी तरह है पोल्ट्री, मुर्गा मुर्गी जो होते हैं, आप समझ पा रहे हैं इसको, है कि नहीं? इलेक्टोरेट डॉट डॉट एट। इलेक्टोरेट मतलब होता है मतदाता। तो एक ऐसी चीज है जो एक ही तरह के सदस्यों से मिलकर इनका निर्माण। क्लियर बात है? अब इनसे इनका भी कुछ फैक्ट समझ लें तो हेडिंग बनाते हैं, फैक्ट्स ऑफ ग्रुप कलेक्टिव नाउन। पहला, ये सदैव प्लुरल होते हैं तथा वर्ब भी प्लुरल ही लेते हैं।
क्लियर कि ये प्लुरल होते हैं, यानी सदैव प्लुरल होते हैं और प्लुरल वर्ब लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये सदैव प्लुरल होता है, तो इसके अंत में एस आई एस लगाने की क्या जरूरत है, यानी इसमें भी एस आई एस नहीं लगाते, यानी इनके साथ भी एस या ईएस नहीं लगाते हैं, अर्थात इनके अंत में भी आप एस या ईएस लगाकर प्लुरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्वयं प्लुरल होते हैं, तो वर्ब भी क्या लेंगे, प्लुरल हो लेंगे। क्लियर है ना। जैसे कहा जाए, उदाहरण के लिए लिखिए, कहेंगे कि पुलिस आर करप्ट, पुलिस आर करप्ट। आप नहीं कह सकते कि पुलिसेस आर करप्ट या पुलिस इज करप्ट। बात समझ सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन देता है कि द peasantries of this area are very gentle, no error। समझने की जरूरत है। इस तरह की वाक्य आपको मिलेगा। क्या क्या, कैवेलरी ऑफ दिस टाउन आर वेरी फास्ट। अब यहाँ ऑप्शन में दे देगा ए, बी, सी और डी। इस पार्ट में गलती है तो ए, इस पार्ट में गलती है तो बी, इस पार्ट में गलती है तो सी, और पूरा वाक्य सही है, यानी कहीं गलती नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो आपने यहीं पर देखा कि इसमें ईएस लगा दिया गया है, और मैंने रोका है कि इसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, बात समझ में आ रही है, बोलेंगे। और कोई भी दिक्कत हो बाबू, मैं फिर आपको एक बार कह रहा हूं कि कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा देर पॉज करो और फिर समझने की कोशिश करो। उसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको आपका जवाब दे दिया जाएगा। इसका अंतिम है, तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, यानी सी। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। चलिए, तीसरा है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पहले इसको लिखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन दैट्स अ कलेक्टिव नाउन that members, a collective noun that's members are
आइदर अनएनिमस, आइदर अनएनिमस, अनएनिमस, इसका हिंदी होता है एक मत। आइदर अनएनिमस और डिफरेंट, और डिफरेंट इन ओपिनियन, 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 यानी राय में क्या हो, डिफरेंट हो, भिन्न हो। देयर इज नो सर्टेनिटी, देयर इज नो सर्टेनिटी, there is no certainty, certainty यानी कोई इसकी निश्चितता न हो, for it, is called, is called distributive collective noun। हिंदी में इसको बेहतर ढंग से समझने के प्रयास कीजिए। नामों में से ऐसा नाम जो भीड़ या समूह तो हो, भीड़ या समूह तो हो, परंतु कभी आपस में एक मत हो, तो कभी मत में विभक्त हो, तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझने की जरूरत है। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे जूरी, जैसे कमेटी, जैसे पार्लियामेंट, टीम, पार्लियामेंट, टीम, फैमिली, डॉट डॉट etc करते हैं। पहले समझ लो आप लोग। बहुत सारा ऐसे असेंबली है, बोर्ड है, गैंग है, ग्रुप है, पब्लिक है, क्राउड है, बहुत सारे ऐसे नाउन है, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। आप बेहतर समझेंगे। अभी कमेटी को मैं ले रहा हूं, इसी से आप बेहतर समझेंगे। सपोज मान लो कि आपने अभी सरस्वती पूजा आप लोग मनाएंगे तुरंत, और इस सरस्वती पूजा के लिए एक कमेटी बनाया, और वो कमेटी में कुछ मेंबर बने। कमेटी ऐसे बनेगा नहीं बिना मेंबर का। तो मान लीजिए 6, 7, 8, 10 मेंबर बन गए, और जब पूजा हुआ
तो कोरोना काल चल रहा है, आपके माइंड में आया कि सर ज्यादा पैसा इस साल खर्च नहीं करना है, चलो कैलेंडर पर पूजा कर लेते हैं। ये कुछ लोगों का ये मत हुआ, लेकिन उसी में कुछ लोग कहे कि नहीं नहीं, कोरोना है तो क्या हुआ, चंदा तो उठा के करना है। तो हमने क्या किया कि वो लोग बोले कि नहीं भाई, प्रतिमा मूर्ति खरीद के आएगी और उसी का पूजा होगा, उसी का पूजा होगा। तो आपके यहाँ मत विभक्त हो गए। तो जब मत विभक्त हो गए ना, तो देखिए अगर लेकिन सब लोग मान जाते, कहते कि हाँ हाँ कैलेंडर पर ही पूजा कर लें, या सब लोग मान जाते कि नहीं चलो मूर्ति पर ही पूजा कर लें, तो एक मत हो गए। तो आप बेहतर ढंग से यहाँ समझ गए होंगे कि मत में एकमत होना और मत में विभक्त होना क्या अंतर है। इसको भी बढ़िया से समझना है तो पहले इसका फैक्ट लिख लेते हैं, है ना बाबू। तो फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। फैक्ट आप लिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का। चलिए पहला फैक्ट कहते हैं कि जब ये आपस में एकमत होते हैं, जब ये आपस में एक मत होते हैं, जब ये आपस में एक मत होते हैं तो सिंगुलर समझे जाते हैं। तो सिंगुलर समझे जाते हैं तथा वर्ब भी सिंगुलर ही लेते हैं, सिंगुलर ही लेते हैं। क्लियर। दूसरा, और जब एक मत होंगे बाबू तो सिंगुलर हैं और वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। जब ये आपस में विभक्त होते हैं, विभक्त होते हैं, तो इन्हें प्लूरल समझा जाता है और वर्ब भी प्लूरल ही लेते हैं। यानी सभी मत में विभक्त होंगे तो इन्हें आप प्लूरल समझेंगे और ये वर्ब भी क्या लेंगे बाबू, तो प्लूरल लेंगे। क्लियर हुआ। तीसरा और अंतिम फैक्ट इसका, इनके अंत में भी एस या ईएस नहीं लगाते हैं। समझने की जरूरत है, इनके अंत में भी आप एस या ईएस नहीं लगाएंगे। क्लियर है। तो इनके अंत में भी आप एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं। जैसे आ जाए कि द जूरी इज यूनाइटेड, लेकिन कह दें कि द कमिटी have taken the bold decision। समझने की जरूरत है, बात समझ। अगर मैं कहूं
कि the juries have divided in their opinions। ध्यान से देखिए, गलती ढूंढते हैं। द जूरी इज, मैं बोला हूं यूनाइटेड है यानी एक है, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। द कमिटीज, ये कभी होगा ही नहीं क्योंकि ये अपने साथ एस नहीं लेते हैं। अगला है जूरीज, फिर ये गलती हो गया, मैंने बताया कि इसके साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको परेशान करेंगे। तो आपने आज देखा कलेक्टिव नाउन, बड़ा इंपॉर्टेंट नाउन है क्योंकि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए आओ फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।